गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन का सब्जेक्टिव प्रश्न। प्रकाश का कल देखे थे परावर्तन, आज देखेंगे अपवर्तन। दोनों का आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा और आज शाम में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को मिला के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन आज शाम में हम लोग देखेंगे 6 बजे। तथा आप लोग देखिएगा। अभी जो है आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन में देखते हैं। तो यहाँ हम लोग का सवाल है पहला कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों होता है? कभी भी पानी में सिक्का रख दो, कोई करची रख दो, वो जो है ना लगेगा कि ऊपरे में है, ऊपरे में है, लेकिन जबकि वो वास्तविक में ऊपर में नहीं रहता है। रहता है कहाँ? बहुत नीचे। कभी कभी नदी में देखा होगा, लगता है कि जो है जंगल ऊपर में है और पानी में हाथ देने के बाद बहुत नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है? उठा हुआ हमें प्रतीत क्यों हो रहा है? यही चीज को हम लोग को देखना है। ऐसा इसलिए होता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम लागू होते हैं। कौन सा नियम लागू होता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लागू होते हैं। हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन में कि जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अविलंब की तरफ जाता है। किधर जाता है? सॉरी, अविलंब से दूर हटता है। क्या होता है? अविलंब से दूर हटता है। और जब फिर विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अविलंब की तरफ बढ़ता है। नहीं, हम लोग पढ़े थे ना, वही नियम इस पे लागू होता है। पानी हवा से ज्यादा सघन होता है। पानी क्या होता है? हवा से ज्यादा सघन होता है। जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। यानी कि जब सघन से विरल में जाता है, जब मान के चलो ये एक क्या है, मान के चलते हैं कि ये एक क्या है? पानी है। इसमें क्या रखा हुआ है? पानी है। तो पानी जब रखा हुआ है तो इस पानी से ये मान के चलो अविलंब है। ये क्या है? अविलंब है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस पानी से इसमें जाएंगे तो ये क्या करेगा? अविलंब की तरफ बढ़ेगा। ये क्या करेगा? थोड़ा सा नीचे दब जाएगा। तो अविलंब की तरफ जो बढ़ता है तो अपवर्तित किरणें सिक्के को वास्तविक स्थिति से क्या दिखता है? ऊपर दिखता है। वास्तविक स्थिति से कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के, चूंकि वो किरण को अपवर्तित कर लेता है। किरण को क्या कर लेता है? अपवर्तित कर लेता है। नहीं, आती हुई जो है अपवर्तित कर लेता है तो वास्तविक स्थिति से वह ऊपर उठी हुई दिखता है। इसी वजह से हम लोग को सिक्का भी या करची भी या कुछ भी रखते हैं तो क्या दिखता है हम लोग को? ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नहीं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन किसको कहा जाता है ना? और यह किन दो बात पे निर्भर करती है? दो बात पे पार्श्विक विस्थापन कितने बात पे निर्भर करती है? दो बात पे निर्भर करती है। वो कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं। हमने अभी पीछे देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की तरफ बढ़ता है। किधर बढ़ता है? अविलंब की तरफ। और जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से क्या होता है? दूर हटता है। क्या होता है? दूर हटता है। हटता है ना? तो यहाँ देखो, ये विरल से सघन में आया तो अविलंब की तरफ बढ़ा ना, जबकि जाना चाहिए था कैसे? इस साइड में, लेकिन ये बेचारा गया किधर? थोड़ा सा, ये अविलंब है ना इसका ये क्या है? अविलंब है। तो थोड़ा सा अविलंब की तरफ झुका ना, जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया? झुक के इधर नीचे खिसक गया। नहीं खिसक गया? उसी तरह जब यहाँ है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ? अविलंब से थोड़ा दूर हटा ना।
हम लोग ये पढ़े हैं। तो जब ये यहां से आना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये अविलंब की तरफ बढ़ा ना। फिर ये क्या हुआ कि सघन से जब विरल में गया तो अविलंब से जाना चाहिए सीधा, अविलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। अविलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। अविलंब की दूर होने की वजह से इसमें जो क्या बना, स्पेस यानी जगह जो बना, इसी जगह को कहा जाता है क्या, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। अर्थात जब कांच की स्लेब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरणें बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत बीच की दूरी बनता है, ये जो बीच की दूरी होता है उसी को हम क्या कहें, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किस बात पे निर्भर करता है, तो स्लेब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। मोटाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती। जिस हिसाब से ये मोटा होगा उस हिसाब से ये क्या बनाएगा, दूरी बनाएगा। क्या बनाएगा, दूरी बनाएगा। ये आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण का क्या होता है, सीधा समानुपाती, और यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। अपवर्तनांक बढ़ाओगे तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटाओगे पार्श्विक विस्थापन घटेगा। नहीं, अगला सवाल है हम लोग का, अपवर्तनांक की परिभाषा पर, अपवर्तनांक को परिभाषित करें, या होगा अपवर्तनांक की परिभाषा दें। क्या होगा, अपवर्तनांक की परिभाषा दें। यहां थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है, नहीं यहां थोड़ा सा मिसिंग। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। कैसे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये बात 12 और 19 में पूछा गया है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। हो सकता है 26 में भी पूछ दे। नहीं, तो प्रकाश की परिभाषा दें या हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की परिभाषा दें और हीरे के अपवर्तनांक का 2.42 कथन की अभिप्राय क्या है। नहीं, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और प्रकाश के उस माध्यम में चाल जिस माध्यम को हमें अपवर्तनांक निकालना है। यहाँ हीरे का निकालना है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या है, उस दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। किसको अपवर्तनांक कहते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल यानी खाली स्पेस में जो प्रकाश की चाल होती है, कितना 3 गुना 10 पे पावर कितना 3 लाख ना होता है, तो कितना हो जाएगा, लाख में कितना पावर, हाँ 5। ये जो प्रकाश किलोमीटर प्रति घंटा प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ना। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में हमें क्या करना है, निकालना है, तो उस दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं तो अपवर्तनांक बराबर क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, अनुपात का मतलब क्या, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। नहीं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक 2.42 कैसे होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होने का मतलब है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में इतना गुना कम होता है ना। क्या होता है, कम होता है। नहीं समझा, जितना इतना है तो इससे 2.42 गुना क्या होता है, कम होता है ना। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह इतना गुना क्या हो जाता है, धीरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इतना गुना धीरे हो जाते हैं। नहीं, और कुछ इसका नियम है कि अपवर्तनांक 1 से कम कभी नहीं रहता है। अपवर्तनांक 1 से कम कभी नहीं रहता, 1 से ज्यादा ही होता है। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम अर्थात 1 होता है और हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं
कि हवा का अपवर्तनांक और निर्वात का अपवर्तनांक को बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं? बराबर मानते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है। नहीं, अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई राशि नहीं होता, मात्रक विहीन है ना, इसका कोई भी राशि नहीं है। जैसे कि 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलो वजन, है ना, तो ये इस तरह से इसकी कोई राशि नहीं होती है अपवर्तनांक की। ठीक है, तो मात्रक विहीन कौन है? मात्रक विहीन कौन होता है? मात्रक विहीन कौन होता है? लो, अभी तुरंत बोले, अपवर्तनांक। कौन होता है? अपवर्तनांक होता है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक। अब है अगला सवाल, प्रकाश का अपवर्तनांक, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियम को लिखने के लिए कह रहा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के हम लोग देखे थे ना 2 नियम, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम होते हैं। नहीं, तो यहाँ है प्रकाश का अपवर्तन क्या। ये बात 15 में भी पूछा, 16 में भी पूछा, 19 में भी पूछा और 24 में भी पूछा है। हो सकता है, पूछ सकता है। नहीं, तो जो 24 में एग्जाम दिए होंगे तो उससे पूछा होगा। तो किसको कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम? किसको कहा जाता है? देखो, आपतित किरण, जब ये कौन सा माध्यम है? विरल। ये कौन सा माध्यम है? विरल। ये कौन सा माध्यम है? सघन। जब आपतित किरण जो है विरल माध्यम से सघन में जाता है तो उसे जाना चाहिए था कैसे? इस टाइप से आना चाहिए था, ऐसे आना नहीं चाहिए था, लेकिन किधर मुड़ा है? अविलंब की तरफ मुड़ जाता है। नहीं, क्या हो जाता है? अविलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो वही कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो किन्हीं 2 माध्यम में, किन्हीं 2 माध्यम में, ये देने वाले ये इसको ऊपर डालना चाहिए, उसको नीचे, तो ये देने वाले नीचे कर दिए हैं। तो आप लोग को समझना है ठीक से, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए। सॉरी, इसमें तो दिया ही नहीं है परिभाषा, काट के रख दिया है। तो जान लेना, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हटता है, और जब विरल से सघन में आएगा तो किधर जाएगा? अविलंब की तरफ मुड़ता है। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन नियम। क्या कहते हैं? अपवर्तन नियम कहते हैं। और नियम क्या क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, प्रकाश के परावर्तन में था आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों कौन तल पे है? एक ही तल पे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इस पे डाला गया ये अभिलंब। सब क्या है? सब क्या है? एक ही तल पे। कुछ गला मेरा फंस रहा है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच कुछ संबंध बतलाता है। इस संबंध के बारे में 1621 में खोज किया गया था। कब खोज किया गया था? 1621 में। इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया क्या होता है? अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही कौन नियम कहा जाता है? स्लेन का नियम। कौन सा नियम कहा जाता है? स्लेन। पूछेगा स्लेन का नियम किसको कहा जाता है? प्रकाश के अपवर्तन नियम। किसको? प्रकाश के अपवर्तन नियम को। तो साइन आई बटे साइन आर। आप कहिएगा कि साइन आई कहां से आया, आर कहां से आया? आई क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण को क्या माना गया है? आई। और आर किसको माना है? अपवर्तन कोण को। किसको माना है? अपवर्तन कोण को। नहीं, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतह को बिना छुए उनकी पहचान कैसे करेंगे। अब देखो, तुम्हारे सामने उत्तल लेंस भी रख देगा, तुम्हारे सामने अवतल लेंस भी रख देगा, एगो कांच भी एक्स्ट्रा रख देगा, 3 चीज रखा। तुमको बिना छुए बताना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन कांच है। तो तुम कैसे बताओगे, कैसे पहचान कर लोगे कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, किस तरह से पता चलेगा? कोई बताओ, नहीं पता चलेगा रे, कैसे चलेगा? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टी के सतह को बिना छुए उसकी पहचान करने के लिए तीनों नमूने की छपाई के अक्षर पर बारी बारी से रखते हैं। तीनों पे हम लोग क्या करेंगे, छाप को बारी बारी से रखते जाएंगे, किसमें हमें बड़ा दिखता है, किसमें हमें छोटा दिखता है, किसमें बराबर दिखता है, तो पता तो चल जाएगा। यदि छपे हुए अक्षर वास्तविक आकार से बड़े दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस, क्योंकि ये बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, यदि अक्षर वास्तविक आकार में बराबर दिख रहा है तो वो क्या है, वृत्ताकार पट्टी है कांच की, वो क्या है, जब बराबर है तो कांच में ही तो बराबर दिखता है हम लोगों को। किसमें दिखता है, कांच में ही तो बराबर दिखेगा। और उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, बड़ा छोटा बराबर तीनों बनता है। नहीं, तो जब हम फोकस पे रखेंगे तो बड़ा छोटा दिखेगा हमको, तो जब बड़ा दिखे तो हम क्या समझेंगे, उत्तल लेंस है। बड़ा दिखे तो हम क्या समझेंगे, उत्तल लेंस। यदि हमें छोटा दिखाई दे तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस, बड़ा दिखाई दे तो उत्तल लेंस। नहीं, अगला नेक्स्ट सवाल है, अगला हम लोग का नेक्स्ट सवाल आता है, उत्तल लेंस के किन्हीं 4 उपयोग को बताइए। आखिर उत्तल लेंस का हम उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग देखे तो उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उसी तरह से उत्तल लेंस का 4 उपयोग बताइए कि आप उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, चश्मा बनाने में। नहीं, चश्मा में उत्तल लेंस लगाते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं या किसी का आंख डैमेज हो जाता है, उसको कम दिखने लगता है, तो हम उत्तल लेंस लगा देते हैं ताकि अक्षर बड़ा दिखे तो उसको दिखाई देने लगेगा। नहीं, इसके बाद सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, छोटी वस्तु को देखने के लिए, इसलिए कि वस्तु तो छोटा है, हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु दिखने लगेगा बड़ा। चूंकि उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। याद नहीं करना है, समझ लो बस, हो गया। नहीं, इसके बाद कैमरे लेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कैमरा में इसलिए देखता होगा, कहता है जूम करें तो जूम करो तो कैसा फोटो आता है। नहीं, देखता है ना जूम करने के बाद, तो जूम करने के बाद इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस, जिसके कारण वो बड़ा दिखता है। घड़ी साज, छोटे छोटे पुर्जे, घड़ी में कितने छोटका छोटका ननका ननका सामान रहता है। नहीं, तो उसको देखने के लिए किस लेंस का वो बेचारे उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, ताकि वो क्या दिखे, बड़ा बड़ा दिखाई दे। नहीं, इसका अगला सवाल आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अब देखो, वहां था उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते थे, अपसारी। यहाँ है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप पूछेगा, सबसे पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में जो पूछेगा कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी, उल्टा पूछ देगा अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहा जाता है। नहीं, ये कब पूछा था, 16 में भी पूछा और कब पूछा, 20 में भी पूछा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर
आ रही प्रकाश की किरण को यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। क्या करता है, इधर से प्रकाश की किरण आता है और दर्पण से अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, फोकस पे जाके मिलता है। इधर से भी आती है प्रकाश की किरण, अपवर्तन के बाद कहाँ मिलता है, फोकस पे, अर्थात अभिलंब की तरफ न बढ़ता है। तो ये एक बिंदु पे आके क्या होता है, मिल जाता है। एक जगह मिलने का मतलब होता है अभिसारी करना, अभिसारित कर देता है। क्या कर देता है, अभिसारित कहा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। नहीं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस क्या होता है, धनात्मक होते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस क्या होता है, धनात्मक। तो अवतल लेंस कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस ऋणात्मक हो जाएगा। नहीं, अपसारी लेंस ऋणात्मक हो जाएगा, अपसारी लेंस ऋणात्मक, अभिसारी जब धनात्मक तो अपसारी ऋणात्मक। अब जब पूछे कि अवतल को अभिसारी अपसारी क्यों कहा जाता है, तो सेम इसी पे है कि जब ये उत्तल लेंस एक जगह जमा करता है तो अवतल लेंस क्या करता होगा, प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैलाने का काम करता होगा। क्या करता होगा, चारों तरफ फैलाने का काम करता होगा, अर्थात अपसारित। फैलाने का मतलब क्या होता है, अपसारित, यानी फैलाना, चारों तरफ अपसारित करना ही क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी। इसीलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। नहीं हो जाएगा, तो दोनों इसी के साथ, इसी का अंतर सिर्फ याद रखो ना, ऑटोमेटिक याद रहेगा। सिर्फ उसका अंतर याद रखो, बस आ तो गया। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, हम लोग तुरंत अभी देखे। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह समांतर किरण से आ रही उसके क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अपवर्तन के बाद क्या कर देते हैं, फैला देते हैं चारों तरफ। सॉरी, ये नहीं है, ये वाला है। क्या कर देता है, फैला देता है। तो जो फैला देता है, इसी कारण से इसको अपसारी, और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नहीं, जब पीछे वाला हम देखे थे क्या हुआ था, धनात्मक हुआ था। नहीं, पीछे वाला क्या हुआ था, धनात्मक हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नहीं, उत्तल जब क्या होता है, उत्तल धनात्मक, तो अवतल क्या हो जाएगा, अवतल ऋणात्मक। अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। नहीं, अब अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, इसका वर्णन करना। ये पिछले साल में पूछा हुआ है ना। एक उत्तल लेंस और एक कागज का टुकड़ा ले लेंगे। हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे, जो ये उत्तल लेंस लिए हुए हैं, एक कागज ले लेंगे। एक क्या ले लेंगे, कागज ले लेंगे। उत्तल लेंस के सामने कागज के टुकड़े को रख लेंगे। उत्तल लेंस के सामने कागज के टुकड़े को क्या करेंगे, रख लेंगे। जब लेंस का प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे, सभी किरणें कागज के एक बिंदु पे आके जमा हो जाएगा। हम आप लोग को दिखाए थे, जब कागज पे आग जो लगाने देते थे तो लेंस क्या होता था, तुम देखता था यहाँ से बहुत बड़ा, लेकिन वहां आग जहां लग रहा था कागज में, याद है, जब लग रहा था तो वो कहाँ लग जाता था, एक बिंदु पे, एक ही जगह, सुई के नोक के जगह बराबर जो है आग लगता था ना। तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब याद आया, बस वही चीज है कि जब हम किसी भी लेंस के सामने से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो जब एक जगह जमा हो जाता है, जब वो एक जगह जमा होता है तो इसका मतलब है कि वो फोकस है। तुम देखा होगा, उससे ज्यादा दूर करोगे ना, फिर तुमको जो है नहीं दिखने लगता है, दूसरा टाइप से दिखने लगता है, और नजदीक करने के बाद धीरे 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 वो बड़ा दिखता है ना। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर जमा, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, ये फोकस पे। वो जो आग लग रहा था वो कहाँ लग रहा था, फोकस पे। वो कहाँ आग लग रहा था, फोकस पे। अब प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को माप लेंगे, जिससे फोकस दूरी निकल जाएगा। इसकी दूरी को, ये दूरी और यहाँ से बीच की दूरी को निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा।
नहीं, क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसको कुछ नहीं करना है, ये तो याद ही है आप लोग को। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक होता है, हम लोग देखे थे ना। और अवतल लेंस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नहीं, उत्तल लेंस का बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है, ऐसे बनता है ना उत्तल लेंस। और बीच का भाग अवतल लेंस का क्या होता है? पतला होता है। नहीं, तो इसका बीच का भाग मोटा होता है, इसका बीच का भाग पतला होता है, इसका साइड शीर्ष का भाग पतला होता है। ये देखो, ये शीर्ष का भाग क्या होता है? पतला होता है, और बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। इसका बीच का भाग पतला होता है, किसका? अवतल लेंस का। बीच का भाग पतला होता है और दोनों साइड का भाग क्या होता है? मोटा होता है। नहीं, शीर्ष का भाग मोटा होता है। इसकी फोकस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक, जब धनात्मक तो आवर्धन क्षमता भी धनात्मक। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नहीं, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होने का क्या कारण है कि प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है ना? तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8। दोनों सेम होता है, सिर्फ ये होता है कि इसका 3 गुना 10 पे पावर राइट हो जाता है, अर्थात जिसका अपवर्तनांक 1 होता है। इसका क्या होता है? 1.0003। हम लोग पीछे देखे थे ना। तो बस इतना ही अंतर है, इसी कारण से हम लोग को पढ़ा कितना जाता है, दोनों का सेम 3 गुना 10 पे पावर 8। और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 पे पावर 8 होता है, और जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पे पावर 8, अर्थात 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2,25,000 मीटर प्रति सेकंड। यही किलोमीटर में दे देगा तो क्या करेंगे हम? 3 को खिसका के पीछे, अर्थात 2.25 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर। अब की बार क्या? किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रकाश की किरण दो माध्यम में अलग करने वाली सतह पर लंबवत हो तो वह बिना मुड़े अर्थात सीधे निकल जाए। लंबवत हो जाए, मान के चलो ये कांच है, ये क्या है? कांच है। ये एक कांच का हमने चित्र बनाया। यदि प्रकाश की किरण सीधा आ रहा है तो अविलंब पे भी सीधा ही जाते रहेगा, इधर उधर मुड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं और सवाल। इसी के साथ हम लोग का सवाल खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। सुबह में, अब शाम में 6 बजे कौन सा सवाल आएगा? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव। और इसका पीडीएफ कहाँ होगा? व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे है। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद।